नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं कुमार। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाषा संज्ञान और समाज जो आपके पेपर नंबर 4 हैं उसकी यूनिट 1 को अपन यहां डिस्कस करेंगे। यह यूनिट आपके 20 अंक की हैं और सर्वाधिक अंक दिलाने वाली यूनिट है और सबसे सीधी यूनिट है। अगर आप इसे अन्य यूनिट से कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये याद करने की दृष्टि से काफ़ी इजी हैं और इसमें प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं, किंतु 20 अंक भार इसका तो ही आपको पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को इकट्ठा किया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर किसी को इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लगे तो इसे 1.5 गुना पे करके आसानी से पढ़िएगा, ताकि आप जो है इस पूरे वीडियो को लगभग 30 मिनट में अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने लिए हैं। वैसे आपकी सीरीज़ में काफ़ी प्रश्न हैं, उनमें से मैंने अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे वो मैंने निकाल लिए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश कब राज्य बना था, तो वो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र यह पुस्तक किसने लिखी, तो पाओलो फ्रेरे ने यह लिखी थी। भारत में एकता का मूल आधार क्या है, तो वो है आपके संस्कृति की एकता। अलग अलग संस्कृति हैं फिर भी उनमें एक रूपता है और यही एक रूपता भारत की एकता का मूल आधार है। भाषा में अस्मिता का मतलब क्या होता है, तो अस्मिता का मतलब ये होता है कि भाषा बोलने वालों की अपनी अलग पहचान होती है। अपनी अलग अलग पहचान के कारण हर भाषा के अंदर जो है अलग अलग अस्मिता वाले लोग पाए जाते हैं। भाषा की सही पहचान किससे जुड़ी हुई होती है, तो वो है सत्ता तंत्र से। जो सत्ता है, जो शासन करता है, उसी शासन के अनुरूप वहाँ की भाषा रखी जाती है। अगला प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तानी है, 21 करोड़ आदमी इसे बोलते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन महात्मा गांधी का है। सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति के साहित्य रचनाएं करते थे। ये प्रश्न भी हैं। अरबी भाषा का माध्यम अरबी भाषा कब माध्यम था, तो ये मध्यकालीन जब युग था उस समय जो उच्च वर्ग होता था, उस उच्च वर्ग की जो भाषा हुआ करती थी वो अरबी भाषा होती थी। भाषा के माध्यम से आप अस्मिता की पहचान कर सकते हैं, अपने अधिकारों और संघर्षों के लिए लड़ सकते हैं। वो क्या है, भाषा है। अगले प्रश्न है कि मानव मन में अभिव्यक्ति विचारों के अधिक स्थायी रूप प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम है। मानव के मन में अभिव्यक्ति करनी है, उसे विचारों को अधिक स्थायी रूप प्रदान करना है, तो वह किस माध्यम से कर सकता है, तो वह लिपि के माध्यम से कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार क्या क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार एक तो प्राचीन परंपराएं हैं, भौगोलिक कारण हैं और ऐतिहासिक ऐतिहासिक उथल पुथल हैं। प्राचीन परंपराओं को अगर व्यक्ति मानता है तो उससे भी जो है समाज में परिवर्तन होते हैं। भौगोलिक का मतलब होता है कि नदी, पहाड़, झरने, विशेष स्थान की जो आपके समाज हैं, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में समाज कुछ अलग प्रकार का होगा, गर्म मरुस्थल में अलग प्रकार का होगा, समतलीय में भागों में कुछ अलग प्रकार के समाज और संस्कृति रहेगी। तो इस प्रकार जो है समाज बदलता हुआ रहता है भूगोल के कारण। और ऐतिहासिक जो है प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के वो जो है धर्म से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की संस्कृति को फॉलो करते हैं, वो इतिहास से उनको पता लगता है। राष्ट्रपति शब्द जो है इसमें क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो आपको बताना है, तो वह पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं कि अभागे की तो गाय मरती हैं, जबकि भाग्यवान की बीवी। कोई भाग्यवान व्यक्ति है उसकी बीवी मरेगी और जो अभागा है उसकी गाय मरती हैं। यह जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लग रहा है इस साल के लिए। यह लिखा है तस्लीमा नसरीन ने। इसके अलावा भाषा अर्जन में किसका महत्व होता है, तो प्रकृति का भी है। भाषा कहाँ कहाँ से ग्रहण की जा सकती है, एक्वायर किया जा सकता है, तो प्रकृति से, परिवेश से और जैविक संरचना से। जैविक संरचना का अर्थ होगा किसी न किसी व्यक्ति से आप उसे सुनकर सीख सकते हो, प्रकृति में जो आपको संकेत मिलते हैं उनसे सीख सकते हो, और परिवेश आसपास के किसी के माध्यम से इसे सुनकर आप चीज़ों को समझ पाते हो। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं, क्योंकि इस यूनिट से काफ़ी अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है कि भाषा का निर्माण कहाँ होता है। अब प्रश्न खूब सारे हैं, इनको याद करने का तरीका ये है कि आप इनका बेसिक समझ जाए।
आपको अगर बेसिक समझ में आ गया तो आप सभी प्रश्न कर सकते हैं। तो भाषा का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले लोग इकट्ठा होते हैं जिनसे एक समाज का निर्माण होता है, और वो समाज के अंदर लोग आपस में मिलजुल कर अपनी भाषा का निर्माण करते हैं। तो भाषा का निर्माण कौन करता है? समाज में रहने वाले व्यक्ति। इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि आप जो हैं चाहे कहीं कहीं से भी पढ़े, बट आपको जो है पढ़कर उसको समझना अनिवार्य है। अगला है कि भाषा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? तो भाषा की प्रकृति का मतलब है नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा निरंतर बदलती रहती है, परिवेश के अनुसार भी बदलेगी, भूगोल के अनुसार भी बदलेगी, इतिहास के अनुसार भी बदलेगी, यानी बदलती तो रहती हैं, लेकिन यह परिवर्तन काफ़ी धीरे धीरे होता है। जैसे वर्तमान में जो हिंदी है वो शुद्ध हिंदी नहीं है। इस हिंदी के अंदर उर्दू, अरबी, काफ़ी अलग अलग भाषाओं के शब्द आते हैं। तो ये बदल रही हैं, इसमें बदलाव होता है, परंतु काफ़ी धीरे धीरे होता है। वर्तमान में जो हिंदी के अंदर इन शब्दों का जो मिश्रण हुआ वो अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके हुआ है। अक्सर माता पिता को ये लगता है कि बच्चे वही भाषा बोल रहे हैं जो वो स्वयं बोल रहे हैं, जबकि सत्य बात तो ये है कि परदादा परदादी से की भाषा पोता पोती बहुत अलग होगी। उनका मतलब क्या है कि भाषा की प्रकृति अगर आपको बताना है तो कैसी रहेगी कि भाषा की प्रकृति निरंतर बदलती रहती है और समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। माता पिता को अक्सर ये लगता है कि वो बच्चे जो हैं उनकी वो भाषा बोल रहे हैं जो वो खुद स्वयं बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जबकि सत्य बात क्या है कि परदादा परदादी से वो जो हैं कुछ अलग भाषा बोल रहे होते हैं, यानी कि आपके परदादा परदादी ने जो भाषा बोली है आप वो भाषा नहीं बोल रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है और उस बदलाव वाली भाषा को आप बोल रहे हो, और यही भाषा की प्रकृति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाषा के विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन किस आधार पर किए जाते हैं? अगर भाषा का सामाजिक विभाजन करना हो तो आप जेंडर के अनुसार कर सकते हो, लड़का लड़की के हिसाब से, किसी जाति के हिसाब से भाषा को चेंज कर सकते हो, क्षेत्र के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। तो आपको एक लाइन के अंदर लिखना है कि जो समाज में जो भाषा है उसका मुख्य आधार जेंडर, जाति, क्षेत्र, वर्ग और धर्म हो सकता है। आगे है कि भाषाई अस्मिता से जनतंत्र कैसे मजबूत होता है? अब जनतंत्र का मतलब समझ गए आप कि जनतंत्र आप जनता के बारे में बोल रहे हो कि भाषा की अस्मिता की स्वीकृति जनतंत्र में सबको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था कि भाषा के अंदर बोलने वाले का जो महत्व है वो अस्मिता से होता है। तो सबको अगर भाषा की अस्मिता मिल जाए यानी स्वतंत्रता मिल जाए तो सब अपनी अभिव्यक्ति अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे, और इससे जो है जनतंत्र या आपका जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। अगला प्रश्न है कि भाषाई अस्मिता को स्वीकार करने से लोकतंत्र राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो मैंने अभी आपको बताया कि भाषाई अस्मिता जो होती है, अस्मिता स्वीकार करने का फायदा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। इससे लोकतंत्र जो है मजबूत बनता है। यह लोकतंत्र के जो विकास हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, इसलिए अस्मिता लोकतंत्र की जो है रुकावट न होकर उसके लिए एक नवीन मजबूत अवधारणा होती हैं। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश में भाषा आंदोलन चला था, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण क्या था आपको समझना है कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को ये लगता था कि उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, उन पर उर्दू थोपा जा रहा है, इसलिए बांग्लादेश में भाषाई आंदोलन हुआ। अब पूर्वी पाकिस्तान मतलब क्या है? पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है आपके बांग्लादेश, यानी कि पूर्व में देखो आप भारत के नक्शे में इधर देखते हो तो ये पश्चिम होता है, और इधर देखोगे आप तो इधर पूर्व होगा। तो पूर्व और पश्चिम, तो ये जो पूर्व का पाकिस्तान है उसे बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिम का पाकिस्तान आपका ओरिजिनल पाकिस्तान है। तो पूर्व के पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के जो बांग्लाभाषी निवासी थे उन लोगों को ये लगता है कि अगर वो उर्दू बोलेंगे तो उर्दू बोलने से उनकी जो भाषा है खुद की बांग्ला भाषा वो दब जाएगी, यानी उसको दबाया जाएगा, और इस वजह से उनको लगा और आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये आपको याद रखना है कि बांग्ला भाषा के विरोध में, बांग्ला भाषा को दबाने के विरोध में उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो क्या परिणाम होता? ये भी प्रश्न है कि अगर दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
इन सभी पर अगर इनकी मातृभाषा न होकर वहाँ हिंदी बोलने को विवश किया जाता तो क्या होता, हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो भारत में भी पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी श्रीलंका के समान गृह युद्ध होते। गृह युद्ध का मतलब आपके जो है सिविल वॉर होता, यानी कि आपके घर में युद्ध रहते, भाषा को लेकर हमेशा आंदोलन का माहौल रहता। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध करते, कहीं और जगह किसी और भाषा का विरोध करते, और इसी के कारण जो है भारत में लोकतंत्र नहीं बन पाता, गृह युद्ध की स्थिति रहती। इसलिए किसी भी भाषा को कहीं पे भी थोपना नहीं चाहिए। भाषा के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में क्षेत्र विशेष की भाषा को महत्व देना चाहिए। आगे देखते हैं भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान में कौन सी सूची में स्वीकारा गया है। तो हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं उन भाषा के महत्व को लेकर 8वीं अनुसूची में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में बताया गया है, तो 8वीं अनुसूची जो है संविधान की, उस 8वीं अनुसूची में प्रत्येक भाषा के महत्व को स्वीकारा गया है। आगे देखते हैं कि आजकल राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठ रही है। अभी स्प्रिंग बोर्ड वाले जो सर हैं वो सर हेलो माइड भाषा रो इसके नाम से कार्यक्रम चला रहे हैं, और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि संविधान के अंदर जो राजस्थानी भाषा है इसको मान्यता मिले, अन्यथा यह क्षेत्र विशेष से ये जो है समाप्त होने वाली हैं। धीरे धीरे हिंदी और अंग्रेजी का प्रचलन इतना हो चुका है कि राजस्थानी भाषा जो है साइड हो चुकी हैं। अब लोग जो है हिंदी का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ तक कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग न तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ न अपनी क्षेत्रीय भाषा का, मैं हिंदी के प्रयोग से आपको समझा रहा हूँ। तो ये एक मुख्य बाधा है भाषाओं को समाप्त करने का। तो जो बोलियाँ होती हैं क्षेत्र विशेष, उन पर अगर किसी भाषा को थोप दिया जाता है तो उस भाषा उन बोलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे वर्तमान में हिंदी को अपने राजस्थान में इस प्रकार से यूज़ होता है इसका कि ये क्षेत्र विशेष की जो बोलियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों उठ रही है, क्योंकि राजस्थानी भाषा की जो अस्मिता है वो धीरे धीरे खोती जा रही हैं। इसको अभिव्यक्त करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए इसकी मांग उठ रही है। पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर कौन से राज्यों को बनाया गया, तो पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य को, और हरियाणा में भी जो है पंजाबी और हिंदी दोनों की मिक्स भाषा बोली जाती है, तो इस आधार पर इन दो राज्यों को बनाया गया। 1956 में श्रीलंका जो है में वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो श्रीलंका की जो भाषा है वो है सिंहल भाषा। तो वहाँ राजभाषा जो है 1956 में श्रीलंका के अंदर सिंहल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये प्रश्न आ सकता है कि असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 में जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो भारतीय जनता ने कब चलाया था, 1921 में। किसके विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। और कौन नेतृत्व करता था उस टाइम पे, तो महात्मा गांधी नेतृत्व करने वाले थे। अगला है कि बच्चों में भाषा स्वाभाविक क्षमता होती है उनमें भाषा को सीखने की, यानी कि बच्चे जो हैं अपने व्यवहार से अपने परिवेश से भाषा को सीख लेते हैं, इसके बारे में बताना है। हर बच्चा एक सार्वभौमिक स्वरूप को लेकर पैदा होता है। साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे तो बालक जो है LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की तरह होता है। प्रत्येक भाषा उसके अंदर पहले से ही है, वो क्षेत्र विशेष जिस क्षेत्र में पैदा होता है उसी भाषा को ग्रहण कर लेता है, यानी कि भाषा के सार्वभौमिक स्वरूप को लेकर पैदा होता है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी प्रत्येक बालक जो जन्म से पैदा होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हुए एक डिवाइस की तरफ पैदा होता है, और वो ऐसा डिवाइस है कि जिस क्षेत्र में रहेगा उसी क्षेत्र की भाषा को वह ग्रहण कर लेता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर भाषा को ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है, और वो जिस क्षेत्र विशेष में रहता है उसी क्षेत्र विशेष की भाषा को व्यवहार में लाकर उसे ग्रहण कर लेता है। तो यह उनमें स्वाभाविक क्षमता होती है। समाज में समाज को भाषा के उपकरण की तरह इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, तो समाज को भाषा के उपकरण की तरह इस्तेमाल करना जरूरी है, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक असमानता को समझा जा सकता है और भाषा में बैठी हुई असमानताओं का विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा में किस प्रकार की असमानताएं हैं और समाज में किस प्रकार की असमानताएं चल रही हैं, संस्कृति में किस प्रकार का फेरबदलाव हो रहा है, वो आप समाज को भाषा के उपकरण की तरह प्रयोग करने से समझ सकते हैं।
आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। एक शेष व्याकरण की अवधारणा क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक शेष व्याकरण अवधारणा। एक शेष व्याकरण अवधारणा ये है कि इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आदमी कहने पर आप मान लेते हो कि उसमें औरतें भी शामिल होती हैं, जबकि आदमी पुल्लिंग शब्द हैं और औरत स्त्रीलिंग हैं। तो एक शेष व्याकरण का मतलब ये है कि व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप अगर एक शब्द बोलते हो तो उसके अंदर, जैसे आपने यहाँ बोला आदमी, तो आदमी में औरतें भी मान ली जाती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप आदमी शब्द को देखो तो आदमी शब्द खुद पुल्लिंग है और औरत शब्द को देखोगे तो वो स्त्रीलिंग है। तो ये जो है एक शेष व्याकरण की अवधारणा कहलाती हैं। वर्ग बनना किस बात पर जो है निर्भर करता है? बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर आप इनको एक बार अच्छे से सुन लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसलिए क्वांटिटी पर ध्यान न दीजिए, आपको इनके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। वर्ग कब बनते हैं? वर्ग का मतलब होता है कि समुदाय के छोटे छोटे हिस्से, एक समाज के कई टुकड़े हो जाए तो वो क्यों हो रहे हैं? वो आर्थिक स्थिति के आधार पर भी हो सकते हैं। तो वर्ग बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के जो साधन हैं उन पर अधिकार नियंत्रण किसका है। जिस भी वर्ग का, जिस भी समाज के कुछ व्यक्तियों का नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर हो जाता है तो वो वर्ग एक नया वर्ग क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि एक समाज में पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो वो उन पढ़े लिखे व्यक्तियों का एक वर्ग बन जाएगा, और एक दूसरा समाज वहाँ बन जाएगा जिसमें एक वर्ग बनेगा अनपढ़ या असाक्षर लोगों का। तो ये उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है कि उन उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल किसका है, तो उसी के अनुसार जो है वर्ग बन जाता है। आगे देखते हैं मजदूर वर्ग और बुजुर्वा वर्ग क्या होता है। एक तो है मजदूर वर्ग, एक है बुजुर्वा वर्ग। दोनों को समझते हैं। जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं वो तो मजदूरा वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं। मजदूर वो हैं जो जीवन व्यापन के लिए शारीरिक श्रम परिश्रम करने पर महत्व देते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं। जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक से उसका उपयोग करते हैं वो हैं बुजुर्गा वर्ग। यानी कि एक वर्ग वो होगा जो शारीरिक परिश्रम करेगा और शारीरिक परिश्रम करने वाले लोगों से जो पैसे कमाते हैं और वो आपका बुजुर्गा वर्ग कहलाता है। आगे देखते हैं बोहरा समुदाय जो है राजस्थान में कहाँ निवास करता है। तो बोहरा समाज जो है राजस्थान के दक्षिण के वागड़ क्षेत्र में रहता है और वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में बोहरा समुदाय निवास करता है। आगे देखते हैं ब्रेल लिपि का प्रयोग कौन करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब जानते हैं कि ब्रेल लिपि जो है उन व्यक्तियों के लिए है जो दृष्टि बाधित हैं, जिनको सही प्रकार से दिखाई नहीं देता है। तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। भाषा और लिपि दोनों में से प्राचीन कौन है? तो भाषा और लिपि में से जो है प्राचीन सबसे कौन सी है? भाषा है। लिपि तो जो है भाषा का एक स्वरूप है, भाषा को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, परंतु भाषा तो भाषा है। वो पहले संकेतों के रूप में थी, फिर वो आपके बोलचाल के रूप में अब उसे आप लिख पाते हो। तो लेखन का जो रूप होता है वो लिपि है, परंतु भाषा का जो प्राचीन स्वरूप है वो सांकेतिक और मौखिक हुआ करता था। तो इन दोनों में से प्राचीन कौन है? भाषा है, क्योंकि लिपि का आविष्कार भाषा के बाद हुआ है। लिपि को सुरक्षित करने के साधन लिपि किसे सुरक्षित करने का साधन है? लिपि का प्रयोग क्यों करते हो आप? तो लिपि जो है भाषा को सुरक्षित रखती है। लिपि का मतलब क्या हुआ कि आपने भाषा को लिख कर रख दिया है तो ये आगे आने वाली पीढ़ी के भी काम आ सकती हैं। तो इसलिए भाषा को सुरक्षित रखने का साधन कौन है? लिपि है। आगे देखते हैं लिपि की आवश्यकता क्यों हुई। तो लिपि की आवश्यकता क्यों हुई? सभ्यता का जब विकास हुआ तो उसके साथ साथ मनुष्य ने अपने हाव भाव को व्यक्त करना, अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करना और दूर दूर से लोगों से संपर्क बनाना शुरू किए। तो इन संदेशों, इन विचारों, इन्हीं को आगे वाली जो पीढ़ी है उन तक पहुंचाने के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि यानी लिखकर उनको आगे पहुंचाने का काम किया गया। इसलिए लिपि की आवश्यकता है। तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? कि भाषा को मौखिक स्वरूप से लिखित स्वरूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, जिसमें मनुष्य के विचार स्थायी रहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ऐसी भाषा जिनके द्वारा मादा के भाव प्रकट होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और यदि भाषा जिनके द्वारा
पुरुषत्व के भाव पैदा होंगे तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इनको ज़्यादा डीप डिटेल में न पढ़े, सामान्य चीज़ें हैं तो इनको पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। लोकोक्ति क्या होती है? दो लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, हर बार आपसे पूछता है कि 2-3 लोकोक्ति लिखिए, उनका उदाहरण में प्रयोग जो है करिए। तो वे कथन जो जनजीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किसी अर्थ और परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। दीर्घकालीन अनुभव यानी कि ऐसी चीज़ें जो सामान्य अनुभव से नहीं बनाई गई हैं, काफ़ी लंबे अनुभव के बाद उनको फिक्स विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद उनको ऐसा बनाया गया है, तो वे तो हैं लोकोक्तियाँ जो जनजीवन लोगों के द्वारा एक विशेष समय में दीर्घकाल के अनुभव से बनाई गई हैं। जैसे अंधों में काना राजा, इसका मतलब आप समझ जाते हो कि आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पूर्व की जो है लोकोक्ति हैं। यानी अयोग्य व्यक्ति में कम योग्य व्यक्ति का भी आदर होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य हाथ हो, अयोग्य व्यक्ति हो, उसके हाथ में कुछ लाभ आ जाए तो वो जो है सही नहीं होता है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि मुहावरा क्या होता है, तो मुहावरा एक विशेष प्रकार का वाक्यांश है, एक वाक्य नहीं होता है। जबकि वाक्य क्या होता है? एक ऐसा वाक्य जो जनसाधारण द्वारा बोला जाता है वो तो आपके लोकोक्ति होता है। जबकि एक विशेष प्रकार का वाक्यांश जिसमें एक लक्षणता होती है वो आपकी मुहावरा कहलाता है। जैसे नमक में मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना तो बढ़ चढ़ कर बातें करना। एक होता है सिर चढ़ाना, इसका मतलब होता है अत्यधिक महत्व बताना। तो ये चीज़ें हैं कि वाक्यांश जिनमें एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है वो मुहावरे होते हैं। और ऐसे वाक्य जो दीर्घकालीन अनुभव से आए हैं और जिनका एक विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है वो आपके लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। इसके बाद अगला है कि जेंडरीकरण किसे कहते हैं। तो जीवन में सेक्स की पहचान जन्म से होती है। जेंडर की पहचान कहाँ से होती है? जन्म से होती है। जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी टाइम उसके सेक्स यानी कि जेंडर की पहचान होती है। उसके जनन अंगों को देखकर बताया जाता है कि वो क्या हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं। तो ये जो समाज के अंदर स्त्री पुरुष की भूमिकाएं तय की गई हैं ये जेंडरीकरण कहलाती हैं। आगे है कि भाषा के संदर्भ में अस्मिता क्या होती हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाषा के अंदर अगर आप अस्मिता को ढूंढ रहे हो तो भाषा बोलने वाले की अपनी पहचान, तो जो भी भाषा बोलता है उसकी अगर खुद की पहचान है तो वही भाषा के अंदर अस्मिता कहलाती हैं। भाषा की यही पहचान सत्ता तंत्र से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि भाषा की जो पहचान है वो सत्ता तंत्र से हैं। दो लाइनें तो सेम टू सेम यहाँ पर आ चुकी हैं। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषा अस्मिताओं को स्वीकारा है और एक स्वतंत्र लोकतंत्र की बुनियाद माना है। यानी यहाँ आपको अगर 2 नंबर का प्रश्न आए तो आपको इतना लिखना है कि भाषा के अस्मिता का अर्थ होता है कि बोलने वाले की खुद की अभिव्यक्ति, बोलने वाले की खुद की पहचान, और वो सत्ता तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं। और भारत में जो है कई भाषाओं की अस्मिताओं को स्वीकारा गया है जिससे एक स्वतंत्र लोकतंत्र बना है। नई नई अनुसूचियाँ हैं और उनमें जो हैं इस चीज़ों को जो है इंक्लूड शामिल किया गया है। भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। क्या संबंध है देखते हैं। भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध हैं। भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है, यानी अस्मिता का मतलब हमारी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का काम करती हैं। हमारी भाषा जो है सामाजिक ढांचे को समझकर सचेत रूप से वहन करती हैं। भाषा के उपयोग से ये तय होता है कि जातिवाद, नस्लवाद, लैंगिक पूर्वाग्रह, धार्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी राय क्या है। अगर हम भाषाओं को जानेंगे नहीं तो जातिवाद के प्रति अभिव्यक्ति, नस्लवाद के प्रति अभिव्यक्ति, लैंगिक पूर्वाग्रहों के प्रति अभिव्यक्ति और धार्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी जो अभिव्यक्ति हैं, हमारी जो राय हैं वो नहीं बन पाएगी। यानी हमारी जो भाषा होती हैं ये अच्छी तरह से प्रकट कर देती हैं कि हम निरंकुश हैं या लोकतांत्रिक हैं या नस्लवादी हैं या किस प्रकार के हैं। यानी कि हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो पहचान है वो हमारी भाषा से जुड़ी हुई हैं। अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे हम लोकतांत्रिक हो, निरंकुश हो, पितृसत्तात्मक हो, मातृसत्तात्मक हो, नस्लवादी हो, किसी भी प्रकार के। इसलिए भाषा जो है हमारे समाज को एक नया ढांचा प्रदान करती हैं। इसके बाद हैं कि श्रीलंका के विपरीत भारत में एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा। श्रीलंका में जो है भाषाई आंदोलन हुआ, गृह युद्ध हुआ, परंतु भारत में इतनी सारी भाषा होने के बाद भी वो जो है एकीकृत रहा। क्यों? श्रीलंका में भारत
भारत की तरह राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न कर कर संसदीय कानून पारित कर कर वहाँ सिंगल भाषा की राजभाषा को दर्जा दिया गया। अब इसको समझना है कि श्रीलंका में जो है भारत की तरह राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया गया। भारत के जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। वहाँ जो है संसद में एक कानून बनाया गया और वहाँ सिंगल भाषा को देश की राजभाषा बना दिया गया। और जब एक भाषा की प्रधानता होती है तो अन्य भाषाओं का दमन होता है, और जब अन्य भाषाओं का दमन होगा उस दमन के कारण जो है विद्रोह शुरू होता है, और उस विद्रोह से गृह युद्ध हुआ। और यह चीज़ भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में प्रत्येक भाषा को स्वीकारा गया, किसी भी भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इस कारण जो है भारत में एक राष्ट्र जो है लोकतंत्र कायम रहा। आगे प्रश्न है कि भाषा भी शोषण का आधार हो सकती है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। तो इसको समझते हैं। भाषा जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक विश्वसनीय और सफल साधन है। भाषा के बिना आप जो है समाज को नहीं चला सकते, समाज की व्यवस्थाओं को नहीं चला सकते, क्योंकि हम भाषा के बारे में सामाजिक और राजनीतिक ढंग से कभी सोचते ही नहीं हैं। इसलिए हमें भाषागत शोषण कभी दिखाई नहीं देता है। एक भाषा से भी शोषण किया जा सकता है। जैसे कि हम इसे समझते हैं, 7 बज रहे होंगे, अखबार नहीं आया, चश्मा रखा था कहीं। पति की ये जो कथन है ये आदेशात्मक न होकर विवरणात्मक कथन ही है, क्योंकि पत्नी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि पति का दर्जा समाज में ऊंचा है, इसलिए वह उसके कथनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर आज्ञा का पालन करती हैं। ये तो हुआ सामान्य पहलू। पत्नी ने पति के बारे में क्या विचार रखे, तो पत्नी एक तरह से यह सोच सकती है कि पति समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, वह उसको अच्छी तरह से समझता है, थोड़े बहुत उससे काम करवाता है, तो ये एक सकारात्मक पहलू है। परंतु देखा जाए तो यहाँ जो है पितृसत्तात्मक जो है व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, जो उस महिला के शोषण का आधार है। सारे काम उस महिला को करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो है महिलाओं के प्रति दमन की नीति अपनाई गई है। तो भाषा के माध्यम से लिंग की अभिव्यक्ति होती है। अगर वो लिंग में भी भेदभाव आपसे किया जाए तो वो भाषा किसके जो है शोषण का माध्यम बन जाती हैं। यदि हम भाषा के माध्यम से लिंग की पहचान करें और उस लिंग में भाषा के आधार पर भेदभाव करें तो फिर वो भेदभाव जो है शोषण का आधार बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ संप्रेषण बोलचाल के लिए नहीं है, भाषा से शोषण भी किया जा सकता है। इसके बाद है कि जेंडरीकरण क्या है। ये प्रश्न 3 नंबर में पूछने लायक है। प्रश्न कैसे आ सकता है कि जेंडरीकरण के प्रति आपके विचार क्या हैं। मानव समाज में पुरुष और स्त्रियां समान रूप से रहती आ रही हैं। रहने निवास करने के हिसाब से तो स्त्री और पुरुष दोनों को रहने का अधिकार है। इन्हीं से परिवार बनता है तथा वंश परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती हैं। समाज ही व्यक्ति की परंपराएं समाज ही व्यक्ति को परंपराएं जो हैं सिखाकर उनका सामाजिकरण करता है। परंतु समाज में परंपरा जो है जेंडर लिंग के आधार पर होती हैं। लड़के को सदैव ही ताकतवर बताया जाता है। लड़के को रोने के लिए हमेशा मना किया जाता है। जब भी कोई लड़का रोने लग जाए तो उसे कहा जाता है कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। इसका मतलब रोने धोने का काम, बच्चे पैदा करने का काम और ये जो सब है वो किसको दिया गया है, तो वो जेंडरीकरण के आधार पर समाज में लड़कियों को बताया गया है। जबकि ताकतवर होना, पुरुषत्व प्रदान करना, ये सब चीज़ें किसके लिए बताई गई हैं, तो वो बताई गई हैं आपके पुरुषों के लिए। तो ये जेंडरीकरण का अर्थ होता है कि समाज में लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं में जो भेदभाव हैं या पुरुषों और महिलाओं के जो अधिकार क्षेत्र तय किए गए हैं वो जेंडरीकरण होता है। तो आप समझ गए होंगे, सामान्य बात यही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों में। प्रभुत्व और वर्चस्व में क्या अंतर है। किसे प्रभुत्व कहेंगे और किसे वर्चस्व कहेंगे, इस शब्द को समझते हैं। प्रभुत्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह पर बल प्रयोग या हिंसा के प्रत्येक साधनों द्वारा नियंत्रण करते हैं। हम कहेंगे कि एक व्यक्ति या एक समूह ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह पर हिंसा के माध्यम से या बल प्रयोग करके उनको अपने कंट्रोल में ले रहा है, तो वो तो प्रभुत्व रहा। जबकि बिना हिंसा के अपने अंडर कंट्रोल में अन्य व्यक्तियों को रखना ही वर्चस्व कहलाता है। यानी कि एक जाति विशेष, एक व्यक्ति विशेष या एक समूह विशेष का अन्य व्यक्तियों पर अहिंसक जो नियंत्रण होता है वो तो वर्चस्व है, और जबकि जो हिंसक नियंत्रण है वो प्रभुत्व कहलाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को।
प्रश्न ये है कि भाषा और क्षेत्र के बीच संबंध को वर्णन कीजिए। तो ये बड़ा प्रश्न है और 6 नंबर में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष के हिसाब से भाषा बदलती रहती है और इसको हम समझेंगे। भाषा का संबंध सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता भाषा को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती हैं। अगर किसी क्षेत्र में किसी भाषा का प्रयोग किया गया है तो उस क्षेत्र विशेष का उस भाषा पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भाषा विज्ञान में कहा गया है कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी। यानी कि जल जो है प्रत्येक 4 कोस में बदल जाता है और 8 कोस में क्या बदल जाता है? वाणी बदल जाती है। यानी कि क्षेत्र विशेष का वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। इस बदलाव का प्रमुख कारण होता है कि क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का उस क्षेत्र की जो भाषा है उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है और भाषा और क्षेत्र का एक विशेष संबंध, विशेष रिश्ता होता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि राजस्थान के रेगिस्तान में जो संबंधित अनुभव हैं उनको प्रकट करने के लिए अनेक शब्द हैं जो क्षेत्रीय विशेषताओं से जो हैं उद्घाटित होते हैं। जैसे धरती दोरारी, दोहरा राधनी। ये जो कथन है इनसे स्पष्ट होता है कि धरती धोरारी। तो धोरा जो शब्द है, धोरा शब्द मरुस्थल में प्रयोग लिया जाने वाला शब्द है। तो ये हालांकि भाषा हिंदी के अंदर प्रयोग हो रहा है, परंतु आप जब इन शब्दों को बोलते हो तो इन शब्दों से आपको भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है कि ये शब्द जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रयोग लिए जाते हैं। इनकी ध्वनियाँ जो हैं विशेष प्रकार की होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाप्राण ध्वनियों और बल आघात के आधार पर भी क्षेत्र विशेष की जो बोली होती हैं, ध्वनि होती हैं, उसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्म के कारण भाषाई भंडार में वृद्धि कैसे होती है। तो ये बिल्कुल ईजी सी बात है। प्रत्येक धर्म में अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ, अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। अगर किसी राष्ट्र में सभी धर्मों को एकजुट करके देखा जाए तो धर्मों से अलग अलग शब्द प्राप्त होंगे और मिलते जुलते शब्दों के भी अनेक जो है आपको पर्यायवाची मिलेंगे कि किसी एक ही शब्द के उस धर्म में ये शब्द आया है, इस और किसी एक ही शब्द के लिए किसी दूसरे धर्म में कोई दूसरा शब्द आया है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द के लिए अनेक अर्थ जो हैं अलग अलग धर्मों में आपको प्राप्त हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि अलग अलग धर्मों के जो लोग होते हैं उनके जो बोले गए शब्द हैं उन बोले गए शब्दों से एक राष्ट्र के अंदर भाषा के भंडार में वृद्धि होती है। जैसे भारत के अंदर हिंदी भाषा को अगर हम देखें तो हिंदी भाषा में राजस्थानी भाषा, बिहारी भाषा, अवधी भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, तमिल, तेलुगु सभी भाषाओं के कुछ कुछ शब्दों को और यहाँ जो है आपके अंग्रेजी को, यहाँ तक कि अंग्रेजी की भाषा के शब्दों को भी यहाँ इंक्लूड शामिल किया गया है। तो यहाँ जो है धर्म के कारण अलग 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 धर्म, रीति रिवाजों, संस्कृति के कारण भी जो है आपके शब्द भंडार में जो है वृद्धि होती है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हिंदी जो है ये आजकल उर्दू मिश्रित, अंग्रेजी मिश्रित हो चुकी हैं। तो अलग अलग धर्मों के कारण ही तो जो है हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि हुई, उनको भी यहाँ शामिल किया गया है। ये जो मैं बोलता हूँ आप अगर उस हिसाब से लिख कर आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रश्न ये आ जाए कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या समानता है और क्या अंतर है, तो आपको बताना है। तो मुहावरे की भांति कहावतें भी जो हैं रोचक और प्रभावशाली होती हैं। जिस प्रकार मुहावरा एक विशेष लक्षण प्रकट करता है तो उसी प्रकार जो है कहावतें भी जो हैं विशेष होती हैं। मुहावरे और कहावतें दोनों साधारण अर्थ से भिन्न होती हैं। साधारण अर्थ नहीं होता है, जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, तो ये कहने का अर्थ अलग है और इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरे और कहावतें दोनों प्रयोग पर आश्रित होते हैं, यानी कि इनको प्रयोग किया जाता है किसी परिस्थितिवश। ये तो हो गई इनकी समानताएं। अगर इनमें असमानता देखें तो लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऐसा वाक्यांश जो एक विशेष लक्षण प्रकट करे वो आपका मुहावरा कहलाएगा और एक ऐसा वाक्य जो जन साधारण द्वारा दीर्घ अनुभव से प्राप्त हो वो आपका लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का अर्थ अपने आप में एक पूरा होता है जबकि मुहावरे कभी अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं। लोकोक्ति का वाक्य में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है जबकि मुहावरे का सेम टू सेम प्रयोग नहीं होता है। मुहावरे लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर बदल जाते हैं। तो 3 अंतर और 3 विशेषताएं हो चुकी हैं। आगे देखते हैं कि भाषा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कैसे करती है। भाषा हमारी संस्कृति की पहचान होती है। इसको समझना बहुत ईजी है। एक देश है, देश के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाएगी। उन संस्कृतियों में
अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, अलग अलग बोलियों का प्रयोग होता है। तो अलग अलग बोलियों के प्रयोग से हम उस भाषा को समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि किसी भी समाज में कला और साहित्य जो जन्मते हैं, जिनका उद्भव होता है, वो भाषा के माध्यम से होता है। यानी वहाँ की जो भाषा है, उसी से वहाँ जो है कला और साहित्य का जन्म हुआ है। जैसे भारत के अंदर संस्कृत, जैन, बौद्ध साहित्य प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इन प्राचीन ग्रंथों की साहित्य से आपको पता लगता है कि भाषा जो है हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है। उन्हीं ग्रंथों से हमें पता लगता है कि हमारी संस्कृति किस प्रकार की है। उन ग्रंथों की जो भाषा है, वो भाषा आपको बताती है कि आप जो है किस प्रकार के किसके वंशज हैं, कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से जो है संस्कार मिले हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धर्म के अंदर जो अलग अलग ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो है आप अपने संस्कारों, संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त करते हो। तो ये बात हो चुकी है। आगे देखते हैं कि भाषा और लिपि में क्या समानता है और क्या असमानता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि भाषा और लिपि में क्या संबंध है, आपको बताना है। तो भाषा और लिपि में सबसे पहले समानताओं की बात करें तो भाषा और लिपि दोनों ही भाव अभिव्यक्ति का साधन है। लिपि, लिपि का मतलब लिखा हुआ रूप, और भाषा, भाषा से भी जो है आप भावों की, आपके जो मन में विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति कर पाते हो। और इसके अलावा भाषा दोनों के लिए ध्वनि संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप लिपि की बात करें, चाहे आप भाषा की बात करें, दोनों में ध्वनि संकेतों की आवश्यकता होती है। दोनों ही भौतिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानव का भौतिक विकास हुआ है, आज हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? तो आप भाषा के माध्यम से तरक्की कर पा रहे हो। आप अपने विचारों को शेयर करते हो, तो चाहे वो लिख कर शेयर करो, चाहे आप बोल कर शेयर करो। लिख कर शेयर करते हो तो यानी लिपिबद्ध हो गया, और लिख कर या बोल कर शेयर किया तो वो भाषा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इनमें समानता हो चुकी है। और असमानता देखें तो असमानता क्या है कि भाषा तो उच्चारित ध्वनि संकेतों का स्वरूप है, भाषा को उच्चारण के माध्यम से बताया जा सकता है, जबकि लिपि जो है लिखित माध्यम में होती है। भाषा श्रव्य होने के कारण काल वर्तमान काल और वर्तमान स्थान की सीमाओं में सीमित रहती हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि भाषा को अगर सुना न जाए तो वो एक फिक्स समय और फिक्स स्थान तक ही रह जाती हैं, जबकि लिखा हुआ जो रूप है वो वर्तमान काल, भूतकाल, यहाँ तक कि भविष्य काल में भी जो है उसे असीमित स्थान तक रखा जा सकता है। यानी लिखी हुई चीज़ जो है किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, जबकि भाषा को अगर श्रव्य सुना जाए तो वो एक निश्चित स्थान और निश्चित समय में सुना जा सकता है। भाषा का संबंध स्वर यंत्र से यानी मुख से होता है, कर्णेंद्रियों यानी कानों से होता है। भाषा का संबंध किससे है? कानों और मुख से होता है। जबकि लिपि का संबंध गुण दृश्य से होता है, देखने से संबंधित हैं। लिखी हुई चीज़ों को देखा जाता है और भाषा को सुना और बोला जाता है। भाषा अनेक ध्वनियों का समष्टि स्थिति है, यानी कि भाषा के अंदर बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, जबकि लिपि में कुछ विशेष ध्वनियों को ही जो है संकेतों के रूप में बताया जाता है। आगे होता है कि भाषा के साधन जो हैं क्या क्या हैं। तो भाषा में ओष्ठ, दंत, तालु, मुर्दा, कंठ, स्वरयंत्र, यानी कि आपके शरीर के ये इन हिस्सों से आप जो है भाषा को उत्पन्न करते हो। जबकि अगर हम लिपि के साधन देखें तो लिपि कागज में, कपड़े में, हाथ से, लकड़ी से, पत्थर, लेखनी, यानी कि आपके लेखनी का मतलब आपके पेन, छेनी, हथौड़े से, इनसे आप इनको लिख सकते हो। यानी लिपिबद्ध करने के लिए इन उपकरणों की आवश्यकता होती है। जबकि दंत, ओष्ठ, मुर्दा, कंठ, स्वर यंत्र, इनसे आप भाषा को लिख सकते हो। इसके बाद भाषा तत्काल नाशवान है, यानी कि भाषा को बोलते ही वो नष्ट हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि भाषा जो है बोलते ही जिसने सुन लिया तो कुछ निश्चित समय तक रहती है, परंतु लिपि जो है अमर है। अमर होने का मतलब कि वो अनिश्चित समय तक प्रयोग की जा सकती हैं। आजकल भाषा को भी जो है टेप रिकॉर्डर की मदद से जो है काफ़ी समय तक रखा जा सकता है। भाषा और लिपि मानवीय संबंध को बताती हैं। अगर भाषा नहीं हो तो लिपि का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये इनमें संबंध और अंतर हो चुका है। और आप हमें अब इसके बाद बताइएगा कि जो अगली यूनिट है उसमें किस प्रकार से हम प्रश्नों को रखें। क्या मैं इनको पूरा वैसे पढ़ाऊँ जैसा कि इनमें आपकी सीरीज में लिखा हुआ है, या फिर मैं इसको अपने हिसाब से जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाऊँ। और एक आज का अंतिम प्रश्न हम करेंगे कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है
उस पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं के अंदर महिलाओं पर नियंत्रण है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि जेंडरीकरण की जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले समझते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती हैं। तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था वो होती है जहाँ पुरुषों के कंट्रोल में महिलाएं रहती हैं, पुरुष प्रधान समाज हैं और उनके द्वारा ही महिलाओं के कार्य, महिलाओं के व्यवहार, महिलाओं के आचरण को नियंत्रण किया जाता है। भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्था से ही पितृसत्तात्मक है, यानी प्राचीन काल से भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था चली आ रही है। पैतृक परंपरा के अनुसार ही परिवार में महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है, जैसे कि उनके फिक्स व्यवहार को तय किया जाता है। तो यहाँ उन पर नियंत्रण किस प्रकार से है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि औरतों को उत्पादन या श्रम शक्ति पर नियंत्रण। औरत जो है, कोई भी जो महिला है, उसको श्रम शक्ति और उत्पादन, इन दोनों में अंतर है। एक पुरुष को जितना श्रम करने पर जो उसके बदले कुछ दिया जाता है तो वो ज़्यादा होता है, जबकि महिला को ये जो दिया जाता है वो कम है। तो इस बात में हम कह सकते हैं कि भेदभाव यहाँ महिलाओं पर नियंत्रण रखा जा रहा है कि कार्य बराबर हैं, परंतु फिर भी श्रम के बदले जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, प्रोत्साहन जो दे रहे हैं वो कम हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बराबर मेहनत में औरतों को कम दिया जाता है, इससे उन पर नियंत्रण दिखा जा सकता है। औरतों को केवल प्रजनन शक्ति के लिए रखा गया, यानी कि औरतों की प्रजनन शक्ति को भी नियंत्रण किया जा रहा है। उनको सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। लगभग सारी दुनिया की औरतें इस के लिए संघर्ष कर रही हैं। और पुरुषों पर नियंत्रण, अगर पुरुषों पर नियंत्रण हो तो इसका मतलब महिलाओं को दोषी माना जाता है, और अगर ये नियंत्रण पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर किया गया है तो इसका मतलब उनकी सोचने समझने की, उनकी आर्थिक क्षमता, इन सभी पर नियंत्रण कर कर पुरुष प्रधान समाज उनको कंट्रोल करता है। आगे हैं औरतों की यौनिकता, सेक्सुअलिटी पर भी नियंत्रण कर रखा है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की इच्छाओं से और ज़रूरतों के आधार पर औरतों को यौन सुख देना चाहिए, यानी कि औरतों को ये आदेश दिया गया है इस समाज के अनुसार कि जो पुरुषों की इच्छा है उस प्रकार से उनको यौन सुख मिले। पुरुषों को उनकी पोशाक क्या रहे, उनकी चाल ढाल क्या रहे, वो कौन से कपड़े पहने, क्या नहीं पहने, ये भी जो है पुरुष तय करेंगे। तो ये जो है इससे पता लगता है साफ साफ कि पुरुषों पर नियंत्रण होता है। अगला है औरतों की गतिशीलता पर नियंत्रण। अब गतिशीलता क्या है इसको समझते हैं। औरतों की यौनिकता, उसके उत्पादन प्रजनन की नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है कि मर्द औरतों के आने जाने पर नियंत्रण रखे। तो गतिशीलता का मतलब क्या हो गया कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कब जाना है, कब आना है, तो इन सभी चीज़ों पर जो नियंत्रण है वही गतिशीलता है। अन्यथा अगर इन पर नियंत्रण नहीं रखेगा पुरुष तो वो पुरुष प्रधान समाज नहीं है। और यही आजकल महिलाओं ने अब चेंज किया है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मतलब है कि वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रही हैं और समाज में गतिशीलता के ऊपर बढ़ावा दे रही हैं, खुद सक्षम हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रही हैं। अगला है संपत्ति और अन्य आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण नहीं मिल पा रहा है। संपत्ति पर भी जो है उनको अधिकार लोगों के बराबर, व्यक्तियों के बराबर नहीं दिए जा रहे हैं। और कई बार तो देखा गया है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपने इच्छानुसार कुछ किसी भी चीज़ को क्रय विक्रय करने की आज़ादी भी नहीं दी जाती है। अब संस्था कौन कौन सी हैं जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ा रही हैं? तो कई प्रकार की संस्थाएं जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली संस्था आपके परिवार। आपके परिवार में ही आपको ऐसा बनाया गया है कि जहां आपकी सोच जो है पितृसत्तात्मक वाली हो जाए, यानी कि मूल जो इकाई हैं, बुनियादी जो इकाई हैं वो समाज में परिवार हैं। आने वाली पीढ़ियों को पितृसत्तात्मक मूल्य देने और सिखाने का काम परिवार ही करता है। परिवार ही जो है सबसे पहले महिला और पुरुष में भेदभाव करता है। लड़के को दबावकारी बनाने, रोब जमाने वाला बनाया जाता है, जबकि लड़कियों को शुरू से ही दबने और भेदभाव स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा है धर्म। धर्म में जो है आपको, जो आपका धर्म है, आधुनिक धर्म पितृसत्तात्मक है, पुरुषों के प्रभुत्व को दर्शाता है।
पितृसत्तात्मक इस प्रकार से पेश करते हैं कि जैसे ईश्वर की इच्छा है। उन्हें नैतिकता, नीतिशास्त्र, व्यवहार, यहाँ तक कि कानून की परिभाषाएं भी जो हैं, धर्म में जो कानून की परिभाषाएं दी गई हैं वो भी, उसमें भी स्त्री और पुरुषों के कर्तव्य अलग अलग बताए गए। यानी कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन धर्म की पुस्तकों में भी जो हैं स्त्री और पुरुषों की जो कर्तव्य हैं उनमें काफ़ी अंतर बताया गया है। हर काम पुरुषों के लिए जो है उचित, पवित्र माना गया है, जबकि कुछ काम जो हैं, केवल कुछ ही काम महिलाओं को दिए गए हैं। यहाँ तक कि पूजा करने का अधिकार भी धर्म में महिलाओं को नहीं दिया गया है। अगला है कानूनी व्यवस्था। तो कानूनी व्यवस्था का मतलब ये है कि कानून भी जो है पितृसत्तात्मक हो चुका है। पितृसत्तात्मक जो है संपत्ति पर नियंत्रण करते हैं। कानून व्यवस्था ऐसी है कि पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग प्रकार से भेदभाव करती हैं। यहाँ तक कि न्यायाधीश, वकील सभी जो हैं अपने दृष्टिकोण में भी जो हैं पुरुष प्रधान हैं। आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं का मतलब होता है जैसे बैंक हो गए आपके, और आर्थिक व्यवस्था जो पुरुष समाज में है उस संस्थाओं में भी जो हैं, अगर पुरुष को कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तो वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर वही आर्थिक सहायता किसी महिला को लेनी हो बैंकों से तो उसके लिए उसको कितने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। अपने अपने जो हैं पति, पिता, भाई बहन, इन सभी की जो है स्वीकृति आपको बैंक वाले आपको मांगेंगे। तो इसलिए देख सकते हैं कि आर्थिक जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पे भी जो है महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अगला है राजनीतिक जो है व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाएं। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक की सभी राजनीतिक संस्थाओं में भी पुरुषों का ही बोलबाला है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं को उतने अधिकार, उतने कर्तव्य नहीं दिए गए हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ 10% भी जो हैं महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बाद है जनसंचार के माध्यम। जनसंचार का मतलब होता है रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, जितने भी चीज़ें आप देखते हो इनमें भी जो है महिलाओं के को गलत पोर्ट्रे किया गया है, उतने अधिकार अभी भी नहीं दिए गए हैं। आप देखते हो एक्ट्रेस और एक्टर, इनकी फीस में भी काफ़ी अंतर है। क्रिकेटर देखते हो तो क्रिकेटर की फीस में भी डिफरेंस है। महिला क्रिकेटर को कम दिया जाता है, पुरुष क्रिकेटर को ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। हालांकि बीसीसीआई ने इस वर्ष जो है बराबर कर दिए हैं, परंतु ये सब चीज़ें आप देखकर समझ सकते हो कि अभी भी जो है समाज पुरुष प्रधान है। परंतु धीरे धीरे वर्तमान में इन धारणाओं को चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा है शिक्षण की संस्थाएं। शिक्षण की संस्थाएं परिवार के बाद सर्वाधिक जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए कि महिलाओं के अधिकार दबा दिए गए हैं। महिलाओं की ज्ञान व्यवस्थाओं को भी दबा दिया गया है। उनके बारे में ऐसे पूर्वाग्रह बना दिए गए हैं जिससे जिससे महिलाओं की सामाजिक और नैतिक छवि खराब हुई है। कई संस्थाओं में या कई शिक्षक शिक्षिकाओं का ऐसा मानना है कि जो है महिलाएं जो हैं गणित नहीं सीख सकती। तो इससे एक पूर्वाग्रह आने वाली पीढ़ी में तैयार हो जाता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो स्वयं जो है ज्ञान का निर्माण करने योग्य हैं और स्वयं सरस्वती माँ का निवास उनमें होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर पुरुष प्रधान समाज को तैयार करती हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना है, और साथ ही ये बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा पढ़ाने का, या इसके अनुसार मैं वो पढ़ाऊँ जो आपकी सीरीज में लिखा हुआ है।